Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now welcome back to our class and this is your विजय here और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ePathshala के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ePathshala के चैनल को देख रहे हैं। चैप्टर 5th है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं दोस्तों। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का ये 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन, जिसे इंग्लिश में चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। ये हम देखेंगे कि नेहरू के बाद जो राजनीति थी उसमें क्या बदलाव आए, यानी कि कांग्रेस थी, अगर दूसरा पॉइंट कांग्रेस अगर बिखर गई तो क्यों बिखर गई थी, और जब तीसरी बात में नई कांग्रेस बनी इंदिरा गांधी की तो उनकी क्या सोच आई, क्या नीति में बदलाव आए। सो नाउ वी गोना स्टार्ट दिस पार्ट बाय दिस। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु यानी कि उनका निधन होना। कब निधन हो गया दोस्तों? उनका निधन हो गया 27 मई 1964। एक ऐसे अहम इंसान को हमने इस धरती से खो दिया जिसने सही मायने में भारत के सामने एक फॉरेन पॉलिसीज़ रखी और बहुत कुछ ऐसे स्टेप लिए जो एक भारत देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो कहने का मतलब यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक नई मुहिम, नई कामयाबी, नई दिशा देने की कोशिश करी और उसने एक उमंग जगाई थी नेहरू जी के द्वारा। लेकिन क्योंकि अब सभी को पता है कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो नेहरू जी की डेथ के बाद भारत के अंदर संदेह हमेशा यही बना रहता था कि क्या जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो लोगों के सामने यही प्रश्न था कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि नेहरू जैसा लीडर मिल पाना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज़ वाई कौन आएगा और उसके बाद वो कैसे काम करेगा, ये क्वेश्चन देश के सामने सबसे बड़े थे। तो इसकी वजह से नया स्वतंत्र भारत देश एक राजनीतिक उत्तराधिकारी के सवाल पे सोच रहा था कि होगा क्या, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे नेहरू जी की मृत्यु के बाद सभी को यही लग रहा था कि जो एक देश डेमोक्रेटिक कंट्री थी, यानी कि लोकतांत्रिक देश था, डेमोक्रेसी देश था, क्या वो डेमोक्रेसी देश रहेगा या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नेहरू जी हैं वो रहे नहीं है, तो अब कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो दैट इज़ वाई नेहरू जी के बाद ये बहुत बड़ा सवाल था। बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो भाई ऑन दिस टाइम के कामराज आपको नाम याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये थे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है मैं आपको बता दूं, ये अध्यक्ष वही लोग होते हैं जो पूरी पार्टी के सबसे बड़े हेड होते हैं। कांग्रेस पार्टी के उस समय सबसे बड़े हेड अध्यक्ष थे के कामराज जी। एट प्रेजेंट टाइम बीजेपी का दोस्तों कौन अध्यक्ष है, क्योंकि बीजेपी सरकार चल रही है, 2019 में चुन के आई थी ये, तो बीजेपी सरकार चल रही है अभी भारत के अंदर। तो आपको बताना है कि इस समय बीजेपी का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है कौन, पूरे भारत देश का अध्यक्ष है कौन। तो उस समय पे ये पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक आते हैं, पार्टी को चलाने वाले व्यक्ति यही होते हैं। तो इसीलिए के कामराज जी ने बहुत सोच समझ के और अपने कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ पाछ के एक स्टेप लेने की कोशिश करी। दोस्तों वो स्टेप क्या लिया गया? वो स्टेप ये लिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री जो है नेहरू जी के बाद आएंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर सर्वसम्मति से क्या कहते हैं चुने गए थे, मतलब इनका कोई इंटरनली इलेक्शन हुआ था। पार्टी के लोगों ने सोचा कि इनको पोस्ट दी जाती है और ये भारत के दूसरे क्या कहते हैं आपके सर्वसम्मानित जो कह सकता हूँ प्रधानमंत्रियों में से एक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय पे चुने गए दोस्तों। और लाल बहादुर शास्त्री जी के चुनने के एक कारण नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री के चुनने के बहुत सारे कारण थे। वो एक अनुभवी नेता थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो थे। उनका एक कारण यही था कि वो एक अनुभवी नेता थे। दूसरे उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी जो लोगों को पसंद आई थी कि नेहरू जी के बाद जो छवि दिखाई देती है वो इनमें ही दिखाई देती है। और दूसरा कमिटमेंट को लेके बहुत एक कट्टर थे। ये कमिटमेंट का सेंस ये है कि अगर इन्होंने अपने काम के प्रति कुछ जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करके ही रहेंगे। 1960 का दशक भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रखा था, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, उसके बाद असमानताएं, गैर बराबरी देखने को मिल रही थी हमें, और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो कम्युनल रेट्स हो रहे थे वो हो रहे थे, रीजनल डाइवर्जन हो रहे थे, यानी कि क्षेत्रीय विभाजन हो रहे थे, हर स्टेट अलग अलग डिमांड कर रहा था। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना गया और मंत्रिमंडल ने बहुत सोच समझ के शास्त्री जी को चुना।
देन फाइनली दोस्तों हमें समझना ये है कि प्रधानमंत्री शास्त्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका कार्यकाल ज़्यादा समय तक रहा नहीं, 2 साल तक रहा, क्योंकि 1964 के अंदर आपको पता था कि नेहरू जी की डेथ हो गई थी, है ना, नेहरू जी डाइड। और उसके बाद 1962 के अंदर दोस्तों आपको पता है कि भारत देश के अंदर इंडो चाइना वॉर हुआ था। और इंडो चाइना वॉर जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की लाइफ के अंदर बहुत बुरा साबित हुआ था। और जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी आए थे 1964 से 66 के बीच में, तो आप सभी को पता है कि उन्होंने एक महान नारा लगाया था। इस नारे का नाम पेपर के अंदर जय ज़रूर आता है, जैसे आप जय जवान और जय किसान के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर जब शास्त्री जी आए थे तो उन्होंने 2 चुनौतियों का सामना करा था और उसको उन्हें सॉल्व भी करा, जैसे इंडो पाक वॉर हुआ दोस्तों। इंडो पाक वॉर 1965 में हुआ दोस्तों, और उस समय पे हमने जय जवान जय किसान नारे की वजह से हमने अपने किसानों को और जवानों को दोनों को मजबूत करा, और इंडो पाक वॉर के अंदर हमने सफलता हासिल करी, हमने वो जीत हासिल करी। हमारी मॉनसून की असफलता उस समय पे हुई थी 1960s के टाइम पे, लेकिन फिर भी किसानों को कहा गया शास्त्री के द्वारा कि सारे के सारे लोग, भारत के लोग एक दिन का मंडे का उपवास रखेंगे तो हमारा जो अनाज है वो बहुत बचेगा। तो इस हिसाब से लोगों ने, लेडीज़ ने व्रत रखने चालू करे, है ना। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा था 10 जनवरी 1966 के दिन ताशकंद समझौता। दोस्तों ताशकंद समझौता उनकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इसलिए साबित हुआ था क्योंकि ताशकंद समझौते में जब हमने इंडो पाक को, पाकिस्तान को जब हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने इसके अंदर इंटरफेरेंस करके कहीं ना कहीं ताशकंद समझौता करा। जब ये समझौता साइन हुआ तो उसके बाद शास्त्री जी वापस आ रहे थे और उनकी रहस्य में मौत हो गई, और शास्त्री जी का कुछ पता नहीं चल पाया कि शास्त्री जी किस वजह से मरे। तो इस वजह से शास्त्री जी का टाइम पीरियड जो है 2 साल का रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगेन फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी में उठापटक आ गई। राजनीतिक जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, क्योंकि नेहरू जी के बाद तो दोस्तों क्या कहते हैं, शास्त्री जी को बहुत आसानी से चुन लिया गया था, लेकिन अब शास्त्री जी के मरने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है, ट्विस्ट आता है इस कहानी के अंदर, तो वो हम देखते हैं आगे। अब शास्त्री के बाद कौन है, मंत्री पद के लिए बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया। इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू जी की बेटी थी, और मोरारजी देसाई जो थे वो कैबिनेट के अंदर शुरुआत से नेहरू के टाइम से बहुत सीनियर लीडर थे। तो कहीं ना कहीं मोरारजी सोचते थे कि मैं जीतूंगा, इंदिरा गांधी जी को कुछ नहीं पता था, इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी जी उस समय पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्होंने बहुमत हासिल करा। 2/3 जो बहुमत मिला है उन्हें, वो ऐसे ही नहीं मिल गया, उसका एक कारण था। उसका कारण क्या था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे ना, उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन करा। अब ये वरिष्ठ नेता कौन है आप समझिए, इन्हें बोला जाता है सिंडिकेट। अब सिंडिकेट के लोगों ने, इस पे क्वेश्चन भी बनता है अलग से, याद रखिएगा। सिंडिकेट के लोग, वरिष्ठ नेता, ये पूरी तरीके से किसके प्रति वफादार थे, नेहरू जी के प्रति। ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार परिवारों में से एक था। और ये मोरारजी देसाई के लिए मानते थे कि मोरारजी देसाई एक स्ट्रिक्ट रूलर है। यहाँ पे सिंडिकेट के मेंबर्स ने खेल रच दिया। उन्हें सोचा कि यार हम इंदिरा गांधी को चुन लेंगे और इंदिरा गांधी का समर्थन हम करेंगे तो इंदिरा गांधी हमारी बात सुनेगी। अब कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या राजनीतिक काम हो, उसके लिए उन्हें हम पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्हें चुना गया। एंड देन फाइनली 1967 के अंदर चुनाव होते हैं, और चुनाव के नतीजे इतने गंदे आते हैं जो इतिहास में एक कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक भूकंप की तरह था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की इतनी कम सीटें, 283 सीटें जो हैं वो इनकी आई थी, और स्वतंत्र पार्टी की 44 आई थी, और जनसंघ कहाँ 3 थी, 35 आ गई थी। तो कहने का सेंस आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 1967 का जो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि 1966 में तो चलो ठीक है उन्हें मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन सिंपल सी बात है देसाई साहब जो हैं वो इनसे नाराज़ थे, और इसकी वजह से 1967 के अंदर इलेक्शन हुए। और जब इलेक्शन हुए दोस्तों यहाँ पे, तो चुनाव के अंदर ये जो टाइम पीरियड बोला था 1960 का दशक, वो बहुत बुरा था। क्यों?
2 मृत्यु हो गई थी 2 प्रधानमंत्री की। नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस चल रही थी। प्रधानमंत्री चुन के भी आ रहा है यार, सिंडिकेट मेंबर उनका साथ भी दे रहे हैं, तो वो अनुभव है, उन पे अनुभव है ही नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड है वो। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, 1960 के दशक में अकाल पड़ गया था। कृषि के उत्पादन जो प्रोडक्शन पैदा होता था उसमें गिरावट आ गई थी, कीमतें बहुत बढ़ गई थी, सैन्य खर्चा बहुत करना पड़ गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1962 और 1965 में हमारे 2 युद्ध हुए थे, इसलिए हमें सेनाओं पे खर्च बढ़ाना पड़ गया था। भोजन की कमी हो चुकी थी और उसके बाद बेरोजगारी एक मुद्दा था। लोग बिल्कुल जो लोकतंत्र को कह रहे थे कि अशांति का माहौल बना हुआ है, हिंदू दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट गैर कांग्रेसवाद पैदा हुआ। गैर कांग्रेसवाद है क्या, थोड़ा सा इसे समझ लो आप, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद इस चैप्टर का मेन हिस्सा है दोस्तों। अब यहाँ पे गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस के अंदर से कुछ ऐसे लीडर हैं जो विरोधी दल का महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता था कि कांग्रेस जो है ना वो पूरी तरीके से इसीलिए जीत रही है कि जो विरोधी दल है ना वो सत्ता में एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस के खिलाफ है, जो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, चाहे कांग्रेस के अंदर खुद के ही लीडर हो, उनका सोच यही थी कि जितने भी राजनीतिक दल अलग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ अगर विरोधी मोर्चा खोल देगी तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस हार जाएगी। इसमें से गैर कांग्रेसी दलों ने क्या महसूस करा दोस्तों? उन्होंने महसूस करा इंदिरा गांधी जी अनुभवहीनता है, और खुद क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजियाँ चल रही है, क्योंकि कोई पार्टी अलग बनाना चाहता है, कोई अलग नहीं बनाना चाहता है ना। तो इसकी वजह से गैर कांग्रेसवाद को लगता था कि आसानी से हम लोग इंदिरा गांधी की सरकार को हरा सकते हैं। जिसमें से राम मनोहर लोहिया के शब्द जो यही है, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस जो है वो अलोकतांत्रिक शासन चला रही है, सामान्य रूप से गरीब के खिलाफ है और उनके लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए जो गैर कांग्रेसी दल है ना वो आसानी से लोकतंत्र को दोबारा से पुनर्स्थापित कर सकता है। राम मनोहर लोहिया कट्टरवादी लोगों में से एक थे। वो नेहरू जी को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन नेहरू जी इनकी स्पीच सुनने के लिए पार्लियामेंट में ज़रूर आया करते थे। अब हम इस चैप्टर के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1967 के अंदर जो चौथा आम चुनाव हुआ था, जिसे आप लोकसभा का चुनाव बोलते हैं दोस्तों, जिससे सरकार जो है सेंट्रल में बनती है। तो कहने का सेंस यही है कि 1967 के अंदर जो जनादेश आया था, यानी कि जनता के द्वारा जनादेश आया था, वो कैसा था? तो कहने का मतलब ये पहली बार इतिहास के अंदर पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए साबित हुआ, राजनीतिक भूकंप इसलिए साबित हुआ कि इतिहास में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 283 सीटों पर मत या बढ़त हासिल कर पाए। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि 1952 के चुनाव के बाद ये पहला ऐसा लोकसभा का चुनाव था जिसमें उन्हें सबसे कम सीटें मिली। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कैबिनेट के इनके खुद के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे वो क्या कहते हैं, चुनाव हार गए। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु से खुद के कामराज जी, समझ रहे हैं? तो के कामराज जी बहुत बड़े लीडर थे, जो आपको पता ही है कि वो अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष थे, वो खुद चुनाव हार गए दोस्तों। तो सोचो कितनी बुरी बात है। लेकिन कैसे न कैसे करके सरकार ने चुनाव तो जीता और गठबंधन सरकारें बनाई। कहने का सेंस ये कि सेंटर में आई तो कांग्रेस ही थी, लेकिन चौथा आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था उसमें कई वरिष्ठ नेता जो थे वो हार गए। तो आपको ये 9 राज्य दिखाई देंगे जहाँ जहाँ पे वो हारे हैं, ठीक है। पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, ये मद्रास हो गया यानी कि तमिलनाडु, केरला हो गया पहली बार। और दोस्तों ये एक ऐसा पहला चुनाव था जिसमें 9 राज्यों के अंदर तो इनकी गठबंधन की सरकारें बनी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सरकार तो बनानी थी, तो इसलिए इन्होंने बनाई सरकारें। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि डीएमके जैसी पार्टी जो केरल के अंदर पूर्ण बहुमत से आई, यानी कि सबसे ज़्यादा केरल में डीएमके की सरकार को, एक क्षेत्रीय पार्टी थी, यानी कि रीजनल पार्टी, इसका पूरे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं वजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को पहली बार डीएमके सरकार जो थी तमिलनाडु की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत जीत पाई। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम इनके प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लोकसभा लीडर, राज्यसभा लीडर, फाउंडर ये थे, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी यानी जैसे आप रीजनल पार्टी बोलते हैं, फिर तो उनकी भरमार आ गई थी। तो इनका मेन मकसद यही था, ये इसलिए जीत गए थे क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे डीएमके ने उस समय पे हिंदी भाषी जो लोग थे उनका
कहीं ना कहीं विरोध करा था, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों का सबसे बड़ा विरोध और केरला का सबसे बड़ा विरोध दोस्तों यही था कि वो हिंदी भाषा जो है ना इनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। और इसका साथ किसने दिया? इसका साथ द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, डीएमके की फुल फॉर्म है दोस्तों ये, उन्होंने छात्र का साथ दिया और कहा कि हिंदी अगर राज्य भाषा है तो उनको ज़बरदस्ती उनके राज्य के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये सरकार इतनी फेमस हुई। और उसके बाद दौर चालू होता है गठबंधन का। दोस्तों गठबंधन का मतलब आपको पता ही है, गठबंधन का मतलब यही होता है जहां पर दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर आपस में सरकार बना दे, उसे हम गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे गठबंधन हुए। गठबंधन में से सबसे बड़ा जो गठबंधन था, गठबंधन इसलिए कराता है कि जहाँ पे किसी भी सरकार को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है वहाँ पे गठबंधन करना पड़ता है। तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने गैर कांग्रेसवादी, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, गैर कांग्रेसी सरकार जो कांग्रेस की सत्ता से बिल्कुल विरोध में थी, उन्होंने अपने आप की संयुक्त विधायक दल बनाए थे। उन्होंने गठबंधन बनाया जिसे आप जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बोलते हैं। बस इसीलिए करा गया कि ताकि क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो सरकार है वो कांग्रेस की ना आए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कांग्रेस जो है इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकती है ना। तो इसी वजह से सरकार आई और 1967 के अंदर महागठबंधन हुआ। दोस्तों ये महागठबंधन, आपको जो इमेज दिखाई दे रही है यूपी की है, और आपको बताना है कि किस चुनाव के दौरान पे इन पार्टियों ने आपस में महागठबंधन किया था, ठीक है। तो गठबंधन के दोस्तों लॉस भी होते हैं। लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि गठबंधन जो होते हैं ना उनके आपस में विचार जो होते हैं ना वो मिलते नहीं हैं। तो गठबंधन सरकार तो बन जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर्स के अंदर ना फूट पड़नी चालू हुई। 1967 के अंदर जब खुद इंदिरा गांधी जी चुनाव तो जीती, लेकिन उनके सिंडिकेट मेंबर के जो सबसे बड़े हेड थे के कामराज जी, वो चुनाव हार गए। और दोस्तों वो चुनाव हार गए तो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग है, क्योंकि के कामराज जी या सिंडिकेट के मेंबर में 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद इंदिरा गांधी का सपोर्ट करा था। और सिंडिकेट भी यही चाहती है कि अब इंदिरा गांधी जो है वो हमारी बात सुने। तो क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट एक शक्तिशाली प्रभावशाली नेताओं का समूह है। जैसे आपको पता ही, मैंने बोल दिया था आप सभी को कि गैर हिंदी भाषी लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है। तो इन लोगों ने अभी खुद ही चुनाव हार गए तो बेचारे क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर ये पकड़ कैसे बना पाएंगे, समझ रहे हैं, कैसे बना पाएंगे। इसीलिए के कामराज जी जो थे, कहीं ना कहीं के कामराज जी प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका में इंदिरा गांधी को एक अहम रोल तो निभाया उन्होंने, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी बस उनकी बातें सुन रही थी जब तक वो खुद स्ट्रांग ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी ने वरिष्ठ नेताओं को यानी कि सिंडिकेट के मेंबरों को दरकिनार किया और अपनी पार्टी के अंदर नए सोच विचार के लोगों की सोच ही अपने पास लेके आना चालू हो गई थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। और जब इंदिरा गांधी जी आई तो उनके सामने दो ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले सिंडिकेट से आज़ादी चाहती थी वो, जो उसे लगभग मिल चुकी थी, क्योंकि सिंडिकेट के जो खुद ही सीनियर लीडर्स थे, जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, वो खुद ही चुनाव हार चुके थे। दूसरा, उन्हें क्या करना था, जो कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हुई थी, कांग्रेस ने अपनी ताकत खो दी थी, उसको दोबारा से उन्हें हासिल करना है, रीगेन करना है लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस। तो इसलिए उन्होंने क्या करा दोस्तों, उन्होंने उस समय पे लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज इस्तेमाल करी और उन्होंने 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम करने चालू कर दिए, जिसमें से सोशल कंट्रोल्स ऑफ बैंक, नेशनलाइज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज, शहरी संपदाओं पर कब्जा कर लेना, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट टू द रूरल पीपल्स। ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने इसलिए करी ताकि इंदिरा गांधी जी गरीब लोगों के बीच में, पुअर पीपल्स के बीच में अपनी थोड़ी बहुत छवि बना सके। अगेन यहाँ पे सिंडिकेट का रोल आता है दोस्तों। सिंडिकेट पूरी तरीके से इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सिंडिकेट के लोगों ने, उन्होंने कहा ठीक है आप ये सभी काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों टर्निंग पॉइंट कहाँ बनता है? टर्निंग पॉइंट बनता है यहाँ पर। होता क्या है कि जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे, और जाकिर हुसैन जी के मरने के बाद
दो कैटेगरी के लोगों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की थोड़ी छवि सिंडिकेट के रूप में खराब हो जाती है। तो जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हो जाती है तो सिंडिकेट के लोगों को ये लगता है कि हमें नीलम संजीवा रेड्डी को जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना चाहिए, क्योंकि खुद कांग्रेस के थे ये पहले और कांग्रेस के उस समय पे स्पीकर भी रह चुके हैं ये। तो भाई सोचना ये पड़ेगा कि हमें नीलम संजीवा रेड्डी को बनाएंगे हम लोग प्रेसिडेंट, और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग अपनी और अच्छी पकड़ बना पाएंगे सत्ता के अंदर, ऐसा सिंडिकेट के लोगों को लगता था। लेकिन आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी सिंडिकेट के लोगों से चाहती थी आज़ादी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वीवी गिरी से, खुद ही कहा वीवी गिरी से कि आप ऐसा करिए वीवी गिरी जी, आप उपराष्ट्रपति थे तो आप ही अपना प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं खुद नॉमिनेशन भरने की कोशिश करिए। कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा जो थे, क्योंकि अब के कामराज जी रहे नहीं तो एस निजलिंगप्पा जो है उन्हें बनाया गया, और उन्होंने सचेत करा सभी लोगों को कि आपको नीलम संजीव रेड्डी को वोट करना है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है। और इंदिरा गांधी का भी यही काम था कि उन्हें नीलम संजीव रेड्डी को ही क्या कहते हैं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी बुलाई थी, स्पेशल मीटिंग करवाई थी, और उनमें ज़्यादा कुछ बात हो नहीं पाई थी। लेकिन गांधी जी को इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं एस निजलिंगप्पा कह रहे हैं कि हमें संजीव रेड्डी को वोट करना चाहिए। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का ये स्टेटमेंट जो था, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपीज़ हैं वो सभी अपनी अंतरात्मा की बात सुने, और अंतरात्मा की बात सुनने के हिसाब से ही वो किसी भी कैंडिडेट को चुने। और यहाँ पर वीवी गिरी जी जीत गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जी जिताने वाली थी वीवी गिरी को, वो नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो बने राष्ट्रपति। तो यहाँ पर फूट पड़ी दोस्तों, 1969 में फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को पार्टी से निकालने की बात करने लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय पे पार्टी के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी जी ने साथ दिया। तो यहाँ पर पुरानी कांग्रेस स्प्लिट हो गई। जो कांग्रेस थी उसका नाम कांग्रेस ओ पड़ा, जो सिंडिकेट चला रहा था, और नई कांग्रेस बनाई गई, कांग्रेस जिसे आर बोलते हैं, वो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। और 1969 के अंदर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपनी अच्छी छवि बना ली थी जनता के बीच में। तो 1969 के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर डिस्प्यूट फैलने लग गया था। उसका एकमात्र कारण यही देखा जा सकता है कि कैसे इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से 1970 के दशक में लोकसभा भंग करवाई थी। ये लोकसभा कौन सी थी आपको याद रखना है, चौथी लोकसभा। चौथी लोकसभा को भंग करवाने की कोशिश करी, फैसला लिया, क्योंकि राष्ट्रपति जी अपने आ चुके थे। और पांचवी लोकसभा जो 1971 में हुई थी उसको इलेक्शन दोबारा से करवाने की कोशिश करी गई। तो हम 1 साल का टाइम पीरियड देखेंगे कैसे इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति के चुनाव के बाद कैसे 1 साल काटा था। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि चुनाव के टाइम पे कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की थी वो बहुत कमज़ोर पार्टी थी, और कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट यानी कि गैर हिंदी भाषी एक एक्सपीरियंस लीडर का समूह था वो था। ये दोनों ही कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर जो सीपीआई थी या भारतीय यूनाइटेड दल थे या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके गठबंधन से चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अब यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी है ना, इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से जितने भी दल थे ना उन सब के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कैसे इन सभी लोगों ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1970 के दशक में ग्रैंड अलायंस करा। ग्रैंड अलायंस जिसे आप महागठबंधन बोलते हैं दोस्तों, जो यूपी के अंदर किया गया था, उसमें गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी ने मिलके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी। वो इसीलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो सरकार थी उस समय पे 1970 के चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, जो आज तक इतिहास के अंदर बहुत फेमस नारा था। और जो ग्रैंड अलायंस पार्टी थी यानी कि इतने सारे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं क्योंकि 1969 के बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश करी, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड है, नेशनलिज्म से रिलेटेड है।
प्रीवी पर्स के मुद्दे हैं, एक बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट था प्रीवी पर्स से रिलेटेड, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे महागठबंधन की दिक्कत बस यही थी कि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम करते थे, लेकिन हर जगह पे वो इंदिरा हटाओ का नारा देते थे। अब इंदिरा हटाओ का नारा इसलिए दिया जाता था क्योंकि उनको लगता था कि सिर्फ कांग्रेस जो है, कांग्रेस ओ या लोकदल पार्टी है ना, लोकदल पार्टी है या सीपीआई पार्टी है या सीपीआई-एम पार्टी है, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं ना दोस्तों, ये सब सिर्फ इंदिरा हटाओ का नारा देती थी। लेकिन इंदिरा ने बहुत अच्छी तरीके से कैंपेनिंग करने की कोशिश करी थी 1969 के चुनाव के बाद, और जब उसने लोकसभा भंग करवाने की कही राष्ट्रपति को, तो उसकी कैंपेनिंग के बाद उन्होंने सभी भारतीयों को गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो भारतीय लोगों को बहुत पसंद आया। सारे के सारे जो महागठबंधन करके बैठे हुए, ग्रैंड अलायंस करके बैठे हुए, वो सिर्फ इंदिरा को हटाना चाहती है, जबकि इंदिरा गांधी जी इन सभी की प्रॉब्लम्स को लेके खड़ी हुई थी और सभी के चुनाव के बारे और सभी के बारे में सोच रही थी। दैट इज़ वाई ऐसा कहा जाता है कि 1970 के चुनाव में जब 1970 में जब लोकसभा भंग हुई थी और 1971 के फरवरी के महीने में चुनाव हुए, तो इस आम चुनाव ने कहीं ना कहीं जनता को, नॉर्मल जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव के परिणाम ऐसे रहे कि पूरे की पूरी जो चुनाव पार्टी है, जो कांग्रेस आर की थी, जो रियल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस आर ने पूरी तरीके से सीपीआई के साथ गठबंधन बना के 375 सीटें लेके आई। और जबकि जो क्या कहते हैं ग्रैंड अलायंस थे, जो अपने आप को गैर कांग्रेसीवादी या गैर कम्युनिस्ट पार्टी बोलते थे, उनको सिर्फ 40 सीटें मिली, जिन्हें आप महागठजोड़ बोलते हैं। और सिंडिकेट मेंबर जो कभी कांग्रेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता, जैसे किंग मेकर हो गए, आपके के कामराज हो गए, ऐसे बहुत से लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इंदिरा गांधी से टूटने के बाद सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें लेके आ पाए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस आर जो थी वही सही मायने में सही कांग्रेस साबित हो पाई। और यहाँ पे 1971 के चुनाव के अंदर दोस्तों इनको 375 सीटें मिली, जो बहुत बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी जी अब पूरी तरीके से सिंडिकेट के मेंबरों से फ्री हो चुकी थी और पूरी तरीके से अब वो क्या कहते हैं अपनी खुद की कांग्रेस की मालिक बन गई, यानी कि खुद की सरकार कांग्रेस आर जो थी उन्होंने बनाई। और इस तरीके से इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और 1971 के चुनाव के बाद जो उनको सत्ता में करना था उन्होंने करके दिखाया। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है प्रीवी पर्स के मुद्दे थे, और आपको पता है कि 1991 के दिसंबर के टाइम पीरियड में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में बांग्लादेश युद्ध हुआ था। वो आपने पहले ही पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो दूसरे लिए बुक को ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर 5th चैप्टर है, उसमें बताया मैंने कैसे बांग्लादेश का युद्ध हुआ दिसंबर के अंदर। और फिर 1972 के अंदर जिन 8-9 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार थी दोस्तों, उन सभी 9 राज्यों के अंदर दोबारा से जो विधानसभा के चुनाव हुए दोस्तों, उसमें भी इंदिरा गांधी जी ने अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार कभी 67 के अंदर गठबंधन की सरकार बना के सत्ता में आ रही थी दोस्तों, अब उसी सरकार को पूरी तरीके से 1991 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी एक अच्छी कामयाबी मिली, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 1972 के विधानसभा चुनाव में भी उस सरकार की पकड़ बहुत अच्छी हो गई। तो सोचिए कि अब इंदिरा गांधी जी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, जो सिंडिकेट के भी अंडर में नहीं रहेंगी और उनकी खुद की अब कैबिनेट बनेगी। जो कभी सिंडिकेट से उन्हें पूछ के काम करना पड़ता था, अब इनको पूछ के काम नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरीके से इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाई। और आप अगले चैप्टर के अंदर दोस्तों यही देखेंगे कैसे इंदिरा गांधी जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। और अब उसने सरकार में तो पकड़ बना ली, लेकिन वो कैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन सब के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करती है, जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है ये चीज़ें। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस चैप्टर का कंटेंट मैंने आपको बताने की कोशिश पहले ही करी थी कि 1969 के इलेक्शन से लेके 1991 के इलेक्शन तक का था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया।
तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।